ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आवाज़ आ रहा है भाई सयानी? ऑडिबल हूँ मैं? अच्छा। ओके। तो लाइट थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है ना? ओके। तो तो अभी तुम क्या ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, सीएसआर नेट वाला जो है? इसमें कुछ पूछना है तुम्हें अभी? मैंने प्रोबेबिलिटी के 3 भेजे थे ना, जैसे 13 से 16 का है ये। फिर एक था उसका है 16 से 19, एक तो 13 से 16 का अलग फाइल है। 16 से 19, आई थिंक 17 16 से नहीं है ये 17 से 19 होगा। सो इसमें ना ये 17 टू 19 है। और फिर एक था 19 टू 23, है ना? 3 फाइल हमने अभी सी एस आर नेट का मतलब यूनिट वाइज सेपरेट करके भेजा है। तो बताओ किसमें से डिस्कस करना है तुमने? हाँ तो उसमें देखो, एक चीज और मैं बोलूंगा, तुम इस भरोसे में मत रहो कि टीचर एक एक क्वेश्चन कराएगा। देखो ऐसे तुम्हारा एग्जाम मतलब किसी का भी, तुम्हारा ही नहीं किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा ये उम्मीद करता है कि सर पीवाई क्यू में टोटल मान लो 500 क्वेश्चन है, तो 500 के 500 क्वेश्चन कराओ, तो एक क्लास में कितने क्वेश्चन टीचर एक घंटे में करा सकता है? एक घंटे में मैक्सिमम टीचर 4-5 क्वेश्चन करा पाएगा मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको फिर मुझे ना एक एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा, 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे जहां तक लग रहा है तो है ना बहुत टाइम लगेगा, मतलब 5-6 महीने तो लग ही जाए, क्लास डेली लेना पड़ेगा तब जाके होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि स्टूडेंट जो असाइनमेंट आपको मिले हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, एंड देन उससे आप क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि टीचर सारा क्वेश्चन कराएगा फिर मुझे आएगा, तो उसे कभी नहीं आएगा। आपको तभी आएगा जब आप खुद कर रहे हो, फिर जो डाउट है वो डिस्कस करो। असाइनमेंट जो ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट आपको ट्राई किया होगा जिन लोगों ने कर रखा होगा, तो उसमें से आप डिस्कस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है। क्योंकि वैसा नहीं हो सकता ना कि इतने कम टाइम में टीचर सारा क्वेश्चन पढ़ा देगा। नेट में तो इतने क्वेश्चन है कि पूरे कराना ही बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। ये चीज़ है। वैसे तो हर साल में कुछ क्वेश्चन है, अब ये कोई तो ऐसे थोड़ी करा पाऊंगा। तो हर साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हर साल में है। तो अब ये हम कर रहे थे, इसमें आई थिंक टोटल 188 क्वेश्चन है। अब देखो हमने पिछले 3-4 क्लास में मैंने क्लास लिया है, एक क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? 4-5, 1-1.5 घंटे में, क्योंकि समझाना भी तो होता है। तो वैसे करके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसी को सॉल्व करने में मुझे लगभग 200 है। मान लो एक क्लास में 5 क्वेश्चन हो रहा है, तो 100 क्वेश्चन करने में 20 क्लास लगेगा। तो 40 क्लास, तो 40 दिन तो मुझे यही पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके असाइनमेंट कंप्लीट होगा। अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो इतना टाइम नहीं है ना। तो इसका तरीका ये है कि आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आओ और क्वेश्चन पूछो। जैसे अगर आपने ये असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, मतलब जो सिंसियर बच्चा वो कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बैच में जो खुद कर रहे हैं, वो क्लास में नहीं आते, उनको पता है ज्यादातर क्वेश्चन तो उनको आता है, ये वैसे पूछ लेते हैं। अदरवाइज तो ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो इतने सारे जो हमने नेट स्टैटिस्टिक्स सी एस आर नेट पे जो 3 असाइनमेंट भेजा ना अलग अलग पार्ट में, मतलब बता रहा था कि 13 टू 16, 17 टू 19, 19 टू 20 टू 23, यही होगा ना? इस तरह से जैसे ये है। अब इसमें आपने अगर सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर बता सकते हो, उसके हिसाब डिस्कस कर सकते हैं। ये है।
सा 24? क्या कह रहा है ये? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस, देन एन अनबैस्ड 6 फेयर्ड डाइस इज रोल्ड n टाइम। n की वैल्यू 100 है अगर हेड आता है, n की वैल्यू 101 है अगर टेल आता है। तो लेट y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 appears out of n, then probability of head given y is equal to 15 equals। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे है, ठीक है ना। जो भी लोग क्लास में हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो लोग, उनको मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी असाइनमेंट ग्रुप में आ रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए और फिर आप डाउट मेरे से डिस्कस कीजिए। तो जैसे असाइनमेंट टॉपिक वाइज भेज रहा हूँ मैं, है ना, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के 3 भेजे हैं, रियल आंसर, लीनियर अलजेब्रा के हैं। तो करके फिर तुम डाउट इस बैच में भी डिस्कस कर सकते हो या 11 से 12 डाउट क्लास उसमें भी डिस्कस कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें कर देखो, एक टीचर कितना भी तुम्हें पढ़ा देगा, तुम्हारा एग्जाम तभी निकलेगा जब तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर सिर्फ टीचर कराने से एग्जाम कभी निकलेगा, अब ये आज समझो, कल समझो, 10 साल बाद समझो, तभी जाके एग्जाम तुम्हारा क्लियर होगा। वरना 3-4 साल तक तुम इसी भरोसे बैठे रहो, कोई टीचर आएगा, कोई ऐसी दवाई दे देगा मुझे कि बस वो दवाई एक खा लें और सीधा एग्जाम निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिसका एग्जाम निकला है, चाहे मैं हूँ या कोई भी, जिसका एग्जाम निकला है, ये वो बच्चे जिन्होंने खुद मेहनत किया है, टीचर उसको हेल्प किया है, गाइड किया है, इस तरह से है। अगर आप इस भरोसे हो कि एक एक क्वेश्चन सर कराएंगे फिर मुझे आएगा, तो मुश्किल है। तो तरीका ये है कि आप पहले सॉल्व करो असाइनमेंट, जो भी है डाउट डिस्कस करो वन बाय वन। सो धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होगा। लेकिन अगर खुद सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे ये 54 क्वेश्चन, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें दो चीजें हैं कि एक कॉइन को हमने दो बार, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो एक फेयर कॉइन को एक बार टॉस किया गया, और देन एन अनबैस्ड 6 फेयर 6 फेस्ड डाइस रोल्ड एन टाइम। ठीक है, तो कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। कॉइन पे या तो हेड आना है या टेल आना है। अब कह रहा अगर हेड आ रहा है तुम 100 टाइम्स डाई को रोल किया, है ना। सो अनबैस्ड डाई इज रोल्ड 100 टाइम। अगर हेड आया तो 100 टाइम्स डाई को रोल किया, एंड, है ना, डाई को हमने रोल किया। और यहाँ पे अगर टेल आया, सो 101 टाइम्स हमने डाई को रोल किया। ये हमारे पास है। अब क्या करना हमें, द क्वेश्चन इज कि क्या प्रोबेबिलिटी है। सो y डिनोट कर रहा है टोटल ऑन टाइम 6 appears आउट ऑफ n। सो y है टोटल नंबर ऑफ टाइम 6 appears। ठीक है, सो y क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम 6 appears। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन y इज इक्वल टू 15। तो मुझसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी हेड आया है अगर y की वैल्यू 15 है। तो सिंपल यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का हो गया ना। तो ये सिंपल एक टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें है कि ये मुझे निकालने हैं, तो E1 ले लो इवेंट कि हेड आया, है ना, कॉइन सोज हेड। मान लो ऐसा है कि ये हो गया, कॉइन
E2 है coin source tell, ठीक है। ए इवेंट मैंने लिखी रखा है वहां पे कि या ये मतलब y बराबर 15, सो y 15 मतलब नंबर ऑफ टाइम 6 appears is 15, तो जो डाई पे टोटल नंबर टाइम 6 appears this, सो ये इवेंट ए ले लिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given A, so probability of E1 into A given E1 upon A की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, सॉरी डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो यही टोटल मतलब जो पूरा फॉर्मूला है बेस थ्योरम का है, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into A given E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into A given E2, ठीक। सो ये हमारे पास है। अब वैल्यूज पुट करो, हमें क्या क्या जरूरत है इस क्वेश्चन में। सो हमें जरूरत है, हमें किसी चीज जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की, तो बताओ E1 लिया है कॉइन सोर्स हेड, E2 लिया है कॉइन सोर्स टेल, तो अगर एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ सैनी तुम बताओ, कोई और बताओ अभी से, अगर आप बता पाओ तो सिंपल है ना। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, कॉइन पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉइन यहाँ फेयर कॉइन था, और कॉइन पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब यहाँ पे अगर हेड आया, अगर हेड आता है मान लो, सो अगर हेड आ गया तो उसने 100 टाइम्स डाई को रोल किया है, तो 100 टाइम्स डाई को रोल किया है, तो 15 टाइम हेड आने की, सॉरी 15 टाइम्स 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि हेड आया, तो हेड आया उसके बाद क्या किया उसने, हेड आने के बाद, हेड आने के बाद उसने 100 टाइम डाई को रोल किया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, ए का मतलब y बराबर 15 की, तो हमने 100 टाइम एक डाई को रोल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 15 टाइम 6 आया होगा। अगर हम 100 टाइम डाई को रोल करते हैं तो एक बार में 16 आने की, एक बार में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, सो E1 का मतलब हेड आया, हेड आया तो 100 बार डाई को रोल किया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 15 बार 15 टाइम 6 आएगा, तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 100 कॉमा, सो ये जो ए गिवन E1 एक्चुअली इवेंट, ये आएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल 100 कॉमा 1/6, और ए गिवन E2 वाला जो चीज है वो फॉलो करेगा, क्योंकि E2 का मतलब टेल आया, और अगर टेल आया तो उसने 101 बार डाई को रोल किया है, तो ये बनेगा बाइनोमियल 101 कॉमा 1/6, ये है। सो लगाओ यहाँ ए गिवन इवन होगा 100C15, सो ठीक है, ये हो गया 100C15 इंटू, और ये तो आ जाएगा 1/6 की पावर 15 एंड 5/6 की पावर, जो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितने का आएगा 85 का, सो इस तरह से, और ऐसे ही ए गिवन E2 निकालोगे तो वैसे ही आ जाएगा, सो ए गिवन E2 का फॉर्मूला होगा ए गिवन E2, इसको अप्लाई कर दो, ए गिवन E2 क्या होगा, 101 टाइम में से हमने 15 टाइम चाहिए दिस, फिर 1/6 की पावर 15 एंड 5/6 की पावर 101 माइनस 15, तो कितना आएगा 101 और 15, 86, सो 86, इसको पुट करो क्या आंसर आता है, क्या इसे आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा इजीली। सो इसको यहाँ अगर पुट करेंगे हम, तो ये तो E1 E2 तो हाफ हाफ है, तो ये और ये तो कॉमन है, कट जाएगा, तो बचेगा ए गिवन E1 और अपॉन में दिस सम, सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, सो एक तो तुम्हारे पास ये आया हुआ है, ए गिवन E1 100
1/6 की पावर 15, 5/6 की पावर 85, यहाँ हो जाएगा 100c15, 1/6 की पावर 15 एंड 5/6 की पावर 85 प्लस, सो प्लस आ जाएगा 101c15, 1/6 की पावर 15 एंड 5/6 की पावर 86। अब ये सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, देखो क्या निकाल पाएंगे हम। अब करो इसको सिंप्लीफाई करो, अभी बस आंसर आ जाएगा, इजी है। जैसे 5/6 की पावर 85, 85 और यहाँ 86 है तो पावर के एक बचेगा यहाँ पे। अब 100c15, 100c15 और यहाँ 101c15 है, तो देखो इसका क्या रिलेशन है, तो इजी है, बस सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख लो आंसर क्या आ जाएगा। जैसे 1/6 है तो ये और ये तो कट ही गया, तो फाइनली जो बचा है आंसर के लिए वो बचा हमारे पास 100c15 और अपॉन में यहाँ है 100c15 प्लस 101c15 इनटू में एक 5/6 यहाँ एक्स्ट्रा है। क्या इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, इसको सिंपली है, ओपन करो क्या आएगा, ओपन कर लो कट जाएगा खुद ही। तो जैसे 100 फैक्टोरियल, यहाँ 15 फैक्टोरियल, 85 फैक्टोरियल, इसको भी यही करेंगे 100 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 85 फैक्टोरियल प्लस 101 फैक्टोरियल, तो ऐसा लेता हूँ 101 इंटू 100 फैक्टोरियल और अपॉन में ही रहेगा 15 फैक्टोरियल इंटू फिर 101 माइनस 86 होगा, तो इसको मैं 86 इंटू 85 फैक्टोरियल कर देता हूँ। अब फिर से ध्यान से देखो सारे टर्म्स कट जाएंगे, तो बस सिंप्लीफाई है, कुछ खास नहीं, इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम का ही है। तो ये 85 फैक्टोरियल, 85 फैक्टोरियल कट गया, 15 15 15 कट गया, 100 100 100 कट गया, बचा क्या, जो बचा वो लिख लो। तो देखो अब क्या बचा, हमारे पास अब बचा है, न्यूमरेटर में तो 1 है जस्ट, अब डिनोमिनेटर में यहाँ भी जस्ट 1 बचा हुआ है ना, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, सेम ही था। अब यहाँ आपके पास बचा है 101 अपॉन, अरे ये आ गया ना, ये नंबर मैंने छोड़ दिए हैं, सो इनटू में 5/6, सो 101 अपॉन 86 इनटू 5/6, सो 1 अपॉन एलसीएम ले लो, तो ये 86 अपॉन है ना, ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लो तो 86 इंटू 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ 86 इंटू 6 प्लस 101 इंटू 5। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो इसको। तो ये दिखा रहा है 1290 और इधर आ जाएगा, नहीं नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 86 इंटू, हमें क्या करना है 6 करना है ना, 6 से 516 ना, और 516 में तुम ऐड कर दोगे 101 इंटू 5, तो 101 इंटू 5 का मतलब हो गया 505, सो 1021। देख लो ऐसा कुछ आंसर है, सो 516 अपॉन 1021, ये देख लो 516 अपॉन, सो हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ओके। ठीक है भाई, इनका डाउट था खुद ही गायब हो गई वो। सो तो ये सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, बहुत खास तो था नहीं, सिंपल ये बेस थ्योरम इसमें लगाने थे, है ना, ये आसानी था, खास नहीं है। बाकी आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो आप क्वेश्चन बता सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बेनिफिट तब होगा जब आप ट्राई करके आओ फिर डाउट पूछो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है,
हाँ जी सयानी, आंसर आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं आपको? बताओ, आपका ही डाउट था ना ये। ठीक है, देखते हैं तो। सेम ही है क्या ये पुराने वाले? तो अच्छा, ये सेम ही है जो पहले वाला था, वही है क्या ये भी जो भेजा था? 11 से 23, 11 से 23 यही है। फंक्शन एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ सेट, फंक्शन एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ सेट। अच्छा, तो हाँ, ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये 56। 57। हाँ, इसमें क्या है कि x बाइनोमियल 10 कॉमा हाफ है, y बाइनोमियल 11 कॉमा हाफ है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है सॉरी, तो x लेस देन y होगा, है ना? तो यहाँ बताना है क्या प्रोबेबिलिटी x लेस देन y होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस होता तो आंसर सीधा सीधा हाफ हो जाता, है ना? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप तुक्का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, हाफ वाला। तो ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में जरूरी नहीं है कि। चलो बाकी लोग सोचो, आंसर बताओ, अगर कुछ समझ आ रहा तो। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बाकी लोग ट्राई करो, ये डाउट है। सो इसको देखो क्या होगा ये। तो फोन चार्ज पे लगाता हूँ, 1 मिनट इसको, है ना। जी भाई बताओ, अगर सोच के आंसर। तो जितने भी है ना तुम लोगों का, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट मिले हैं या बाहर के भी जो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी पीवाई क्यू होगा, उसको सॉल्व करो और यहाँ मैं डिस्कस कर सकता हूँ, है ना। स्पेशली जो लीनियर क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं आप। देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, डिस्क्रीट में क्या है कि x मोर देन y प्लस y मोर देन x एंड प्लस x इक्वल टू y, ये तीनों मिलके 1 होता है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो दोनों इक्वल रहता है तो हाफ हाफ हो जाता है ना, वो आप जानते हो। यहाँ डिस्क्रीट है लेकिन चूंकि x बाइनोमियल 10 हाफ है, अच्छा यहाँ पे, और y जो है, अच्छा एक्स वाई तो डिफरेंट है, जब एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब जाके वैसा होता है। यहाँ तो एक्स वाई डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो एक्स बाइनोमियल 10 हाफ है, वाई बाइनोमियल 11 हाफ है एक्चुअली। तो आपसे पूछा एक्स लेस देन वाई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। सो कंपेयर करना हाफ के रेस्पेक्ट में कम है ज़्यादा है, ग्रेटर देन हाफ, लेस देन 10/11 या ग्रेटर देन 10/11। ओके, सो जनरली अगर एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जब एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन वाई और वाई मोर देन एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। तो एक काम करते हैं, तो हमें डायरेक्टली निकालना है तो x का जो सपोर्ट है ना, x चूंकि बाइनोमियल 10,1/2 है ना, तो x की वैल्यू 0 1 2 अप टू 10 तक है, और y जो है वो है बाइनोमियल 11,1/2। ठीक, सो y है बाइनोमियल 11,1/2। तो जो y का सपोर्ट है वो है 0 1 2 अप टू 11। ठीक, ये चीज है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x लेस देन y होगी, ये प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है x लेस देन y है? तो बताओ यहाँ सोच के क्या कर सकते हो। नहीं नहीं, कैसे कैसे हो जाएगा? नहीं, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आंसर तो गलत भी लगा देता है कोई। तो आप सॉल्व करके देखो क्या आता है, उसमें देखना है कि मोर देन हाफ है, लेस देन हाफ है, इक्वल टू हाफ है, ये डिसाइड करना आपको एक्चुअली। सो 36 में क्या कह रहा है ये कि x1 x2 डॉट 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 आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल्स, एंड yn जो है x1 की पावर 4 है, x2 की पावर 4 है, xn की पावर 4 है। So which of the following probabilities converges to half as n tends to infinity? तो यहां से एक्चुअली ये तो उसका क्वेश्चन हो गया कुछ सेंट्रल लिमिट थ्योरम जैसा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कन्वर्ट, तो ये कन्वर्स था, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग जानते हैं कि एक्स आई अगर हमारे पास नॉर्मल 0 1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की पावर मान लो 4 है, ये किसके इक्वल आती है? सो अगर ये 3 है तो वहां पे जो yn इसने लिखा है, yn है समेशन xi की पावर 4 i फ्रॉम 1 to n। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ yn जो होगा वो कितना हो जाएगा? इक्वल टू, और यहाँ से अगर मैं वेरिएंस ऑफ xi की पावर 4 पूछूं तो क्या आएगा? सो वेरिएंस ऑफ xi की पावर 4 निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, और इसका आंसर आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस इसका 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9। सो ये हो गया 5 से 15 से 105, 105 माइनस 9, तो ये हो गया 90, कितना हो गया 105 में 9 घटाओ 96, तो 96 आ गया इसका वेरिएंस। सो अब हमारे पास लगा लेना इसको सिंपली, तो yn का मीन मेरे पास सिंपल है, yn का मीन है मेरे पास 3n
अच्छा मैंने xi की पावर 4, अब मुझे yn का वेरिएंस चाहिए। सो वेरिएंस ऑफ yn, तो इस पे जब वेरिएंस लगाओगे तो IID है ये सब, तो जस्ट कितना हो जाएगा 96n। तो ये 96n हो जाएगा ना, ऐड होता चला जाएगा, तो 96n हो गया। अब 96n हो गया तो लगाओ ईच ऑप्शन है, मान लो पहला ऑप्शन ही अगर मैं चेक करूं, सो प्रोबेबिलिटी yn ये बोल रहा है 0 से 2n में है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करो, 0 से 2n में है। सो मैं क्या करूंगा, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो प्रोबेबिलिटी, इसमें लिमिट लगानी है मुझे, है ना, ये एक सीक्वेंस जैसा है, लिमिट लगाना है बस मुझे। तो यहाँ मतलब पहला ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि मुझे एक्चुअली ये फाइंड करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो yn के मीन को घटा दो, तो yn माइनस 3n अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 96, है ना, इनटू रूट अंडर n, ऐसे लिख दो चाहो तो, ये बात वही है, रूट अंडर 96 n लिख सकते हो। जी जी जी, लगा के देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस n, और यहाँ आ जाएगा -3n, और अपॉन में यहाँ रूट अंडर 96 इंटू रूट एन, और यहाँ रूट 96 इंटू रूट एन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो कैंसिल करने में आसानी हो। सो इससे आंसर कितना आ गया, यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये रूट एन कटेगा, यहाँ रूट एन आएगा, वहाँ भी रूट एन आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारा आ गया z। तो z फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कितना होगा जी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, दोनों माइनस इन्फिनिटी ही है, वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हर ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो जब हम दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, दूसरे ऑप्शन में जब हम घटाएंगे 3n, तो घटाएंगे 3n तो इधर बन जाएगा, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, सो दूसरे ऑप्शन डायरेक्ट करता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा 3n माइनस 3n, यहाँ 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3n है इधर, तो n माइनस 3n माइनस 2n अपॉन दिस, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये बन जाएगा z लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी से 0, ये कितना होता है, which of the following probabilities, तो मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, मे बी देख लो। तो यहाँ से आ गया, ये आ गया हाफ, है ना, तो स्टैंडर्ड z की वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी 0 हाफ होगी, तो ये हाफ आ गई। अगेन फोर्थ वाली हाफ आएगी, सेकेंड वाले में करोगे घटाओगे तो 1 आ जाएगा, तो थर्ड वाले में 1 आ जाएगा, फोर्थ वाले में हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में 0 आया, दूसरे वाले में 1/2 आया, तो तुम इसमें लिमिट लगा के देखो, सब में सेम तरीके से ऐसा आएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, 3n घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, वहाँ प्लस, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी में प्रोबेबिलिटी हाफ है, और माइनस इन्फिनिटी 0 में भी हाफ है, तो इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट है, तो ये ठीक है ना। किसके साथ, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तुम्हारे फोन का नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज सही से नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। थर्टी सिक्स के पास कौन सा क्वेश्चन है,
तो लेट एक्स आई फॉर आई बराबर 1 to 2n बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो एक्स आई है जो कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मल 0 1 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो मॉड x1 एंड मॉड xn माइनस दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसका एक्सपेक्टेशन √2/पाई होगा, और मैक्सिमम मॉड x1 और इसके एक्सपेक्टेशन जो होगा वो 4/√पाई होगा। इसके कई सारे अप्रोच हैं। एक तो फॉर्मूला से भी किया जा सकता है। अगर फॉर्मूला लगाएंगे मैक्स वाला तो उसमें मॉड मॉड फिर एक और मॉड आएगा। ओके, तो इसमें क्या है, अगर हम मैक्सिमम को ओपन करें तो तो इसका जो एक्सपेक्टेशन मान लो अभी के लिए y है एग्जांपल के लिए। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी इक्वल टू, ये इसका नाम मैंने y रख दिया। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मॉड x1 मोर देन मॉड xn प्लस 1 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो इस कंडीशन में y किसके इक्वल है, तो अंडर दिस कंडीशन y इज इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा मॉड x1 प्लस सेम चीज। अब तो यहाँ लिखता हूँ प्लस, अब यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मॉड x1 लेस देन xn प्लस 1 इनटू, अब यहाँ इस सिचुएशन में तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, जो भी इवेंट यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये पार्टीशन है, यहाँ ये दोनों पार्टीशन है, पार्टीशन पे एक्सपेक्टेशन लगेगा। यहाँ यहाँ चूंकि एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn प्लस 1, और चूंकि दोनों x1 और xn प्लस 1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है तो इन दोनों का आंसर ये और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल ही आएगी, और ये दोनों इक्वल ही आएगा। तो 2 टाइम कर लो, कोई एक सॉल्व कर लो। अब बताओ 2 टाइम कोई भी एक लिख लो, है ना, 2 टाइम कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं हम लोग। चलो मान लो यही वाला मैं कॉपी कर देता हूँ। सो यही टर्म लिख लो। सो 2 टाइम आ गया दिस थिंग। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट mod x1 will be less than mod xn plus 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं हाफ तो नहीं होगी, हाफ होगी, देख लो एक मिनट, तो देख लेता हूँ। सो यहाँ से क्या है, अगर मॉड नहीं होता तो हाफ हो जाता, मॉड से कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसने कहा है मॉड, तो मॉड खोलेंगे तो x1 लेस देन दिस,
या प्लस माइनस है। फॉर एग्जांपल x और y है, सो मॉड x लेस देन मॉड y, तो मॉड x का ग्राफ है सो मॉड x बराबर मॉड y, ग्राफ क्या होता है, तो x बराबर y होगा या ये होगा। अच्छा, सो मॉड x इज इक्वल टू मॉड y का ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा ना, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y, x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू माइनस y, दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ इनइक्वालिटी है, तो अगर मैं रीजन डिसाइड करता हूँ मॉड x लेस देन मॉड y, तो इनमें से कौन सा रीजन आएगा। सो मॉड x की वैल्यू मॉड y से कम होनी चाहिए। मान लो आप कोई पॉइंट ले लो, मान लो एग्जांपल के लिए 1 0 हो गया, तो x1 y0, तो ये वाला रीजन आएगा कि नहीं आएगा, तो x को 1 y को 0 रखेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, तो ये रीजन तो नहीं आएगा। यहाँ है -1 0, ये भी नहीं, सो ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा। सो अब देख लो क्या होगा, तो ये हाफ ही कवर कर रहा ना पूरा रीजन का, क्योंकि इसने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइन है, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में 2 पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है, हाफ हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तो क्या आता है, x1 लेस देन xn प्लस 1 और xn मोर देन, और यहाँ पे 0 1 है, 0 1 रखेंगे तो ट्रू आ जाएगा ना, 0 -1 ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ पोर्शन कवर कर रहा है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालोगे अगर, तो क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1/4 मिलके ओके ठीक है। सो हाफ इंटू, और ये कितना बन जाएगा, √2y क्या होता है, सो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये √2/पाई आ गया, लेकिन 2 टाइम यहाँ है, तो सो दोनों गलत हो गया इसका मतलब, या 4 क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हारा √2/पाई आ गया ना, यहाँ तो वही आ गया √2/पाई, चेक कर लो एक बारी, तो ये √2/√पाई ऐसा आ गया, लेकिन ये मैक्स का था, अगर मैक्स नहीं होता तो तब भी तो सेम ही आता, तो इसमें डिफरेंस क्या आया, हाफ हाफ, हाँ दोनों गलत होगा फिर इसका मतलब, पता नहीं, सो होना तो यही चाहिए। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, बाकी ट्राई करके आओ, फिर ऐसे डाउट डिस्कस करेंगे इस बैच में, ये तो लग तो ही रहा है। अरे भाई अब सीधा 88 पे पहुंच गए, ये तो मैंने क्लास में सॉल्व किया है कई बारी, हाँ एक दो बार तो सॉल्व किया ही मैंने एक, हाँ कोई बात नहीं, बर्नौली किया है, x1 0 1 वैल्यू है ना, तो मैंने क्लास में किया है सॉल्व, नहीं नहीं, x1 x2 x3 x4 भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये हमने क्लास में पिछले साल भी डिस्कस किया है, जब वो तरुण डाउट पूछता था नेट की तैयारी, तब भी हमने सॉल्व किया। सो हालांकि क्वेश्चन है ना, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, पहला तो गलत है, वो डिपेंड करेगा, और
फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डीजेनरेट है, ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का सपोर्ट सेम रहता है। तो यहाँ पॉपुलेशन है बर्नौली 1/3, बर्नौली का सपोर्ट 0,1 है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी 0,1 ही होगा, तो डीजेनरेट तो नहीं होगा। तो फोर्थ आउट, फर्स्ट आउट। अब बचता है 2 और 3। अब 2 और 3 में सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे पीएमएफ निकालना पड़ेगा। अगर सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ निकाल लेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये अब मुश्किल नहीं, आसान क्वेश्चन, चूंकि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है तो इसलिए अब सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। जब नया क्वेश्चन रहता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है। इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास में 2-3 बार ऑलरेडी करवा रखा है ये क्वेश्चन। तो सो अब सेकेंड ऑर्डर ना, फर्स्ट फोर्थ तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे हमेशा। सो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ये डिजेनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन का सपोर्ट ये है। अब बचा ये, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी सपोर्ट 0,1 ही है। अब तुम्हें ये सोचना है ईच एक्स आई का सपोर्ट भी 0,1 ही है। अब निकालो, अगर पूछूं मैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 1, और हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या सैंपल साइज 4 है ना, तो दिस लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल, यहाँ तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ निकालना है। सो बताओ ये 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 कब होगी? तो यहाँ ये सोचना है कि हमारे पास 4 नंबर है, x1, x2, x3, x4। अब ये चारों जो हैं कहने का मतलब ये है कि वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बट देखना है कि सेकेंड मैक्सिमम जो होगा हमेशा 1 होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तुम 4 नंबर बताओ। जैसे मैं लिखता हूँ 0 0 0 0, क्या ये यहाँ पॉसिबल है? इसका सेकेंड मैक्सिमम नंबर क्या है? इसमें यहाँ सेकेंड मैक्सिमम 1 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ढूंढो कितने पॉसिबिलिटी है ना। टोटल यहाँ 18 है, मतलब टोटल 16 होंगे। 0 1 हो सकता है, 0 1 0 1 0 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 पॉसिबिलिटी टोटल है। उसमें देखो कितने इसके फेवर में आ रहे हैं, कितने फेवरेबल है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक फेवरेबल हो सकता है कि मैं ऐसा करूं, पहला 0 1 1 1, एक ये फेवरेबल है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्या है, सेकेंड हमें देखना है। सेकेंड x2 का मतलब क्या होता है? x2 मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैट, x1 मतलब मिनिमम 1, x2 मतलब सेकेंड मिनिमम। तो इसमें सबसे मिनिमम 0 है, सेकेंड मिनिमम 1 है एक्चुअली, ये पॉसिबल है। प्लस 1 1 1 1 ले लोगे तो भी चल जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ इसकी पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ फर्स्ट सबसे मिनिमम 1 ही है, सेकेंड मिनिमम में 1 है, तो इसका फेवरेबल है। सो और कितने फेवरेबल केस? अब इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे 1 0 1 1, फिर 1 1 0 1, फिर ऐसे ही 1 1 1 0। और क्या पॉसिबिलिटी बताओ जहां सेकेंड मिनिमम 1 हो जाए? और ये फेवरेबल आउटकम बताओ जो आपको मिले, कोई मिलेगा? और ये सब इंडिपेंडेंट है, x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट है। सो यहां से आ जाएगा। तो इसका लिखने का मतलब है x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x3 बराबर 1, x4 बराबर 1, और ये रैंडम वेरिएबल्स है। सो ये यहाँ लिखने का मेरा मतलब है। तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट दे रखा है, x1 x2 x3 x4 अलग अलग कर लो। तो x1 बराबर 0, तो 0 बर्नौली 1/3 है, तो 1 होने की 1/3 और 0 होने की 2/3, एक 2/3 आएगा और एक 1/3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार 1 है। और ये केस 1 2 3 4, तो इंटू 4 कर दो, यही 4 बार लिखोगे। इसमें सब 1 है, तो सब 1 है तो 1/3 की पावर 4। और क्या कुछ बचेगा देख लो, और कोई पॉसिबिलिटी है तो। सो यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी जहाँ पे सेकेंड मिनिमम 1 होता हो, सेकेंड मिनिमम 1 होता हो, है ना, तो यही पॉसिबिलिटी, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ से मैंने पीएमएफ निकाल लिया सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। सो ये कितना आ गया टोटल? ये आ जाएगा, सो 8/3, सो 8/3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और यहाँ से 1/81, तो ये हो गया 9/81, मतलब 1/9। सो प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को 0 होने की प्रोबेबिलिटी
8/9 होगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, कितना होगा ये? तो ये भी तो बर्नौली ही है, बर्नौली 1/9 ही हो गया। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इसका मेन, सो वेरिएंस क्या था? NPQ है ना, तो n तो 1 है, तो 1/9 इंटू, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से देखोगे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली फॉलो कर रहा है बर्नौली 1/9, तो ये हो गया 8/81, 8/81 आ गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला, सेकेंड वाला गलत है। ठीक, चलो तो यही स्टॉप करते हैं अभी। बाकी सॉल्व करो, जो भी असाइनमेंट ग्रुप में भेजे एक एक सॉल्व करो, मतलब जिनको एग्जाम निकालना है वो तो सॉल्व करेंगे ही, अब जिनको अपना नहीं निकालना क्या ही कर सकते हैं, जिनको क्वालिफाई करना है सॉल्व करो, चाहे ERI पेपर से करो या जो मैं टॉपिक वाइज भेज रहा हूँ उससे करो। डाउट जो है जितना मैं पॉसिबल हो सकता है उतना हेल्प करूंगा, बाकी मेहनत खुद करो, एग्जाम तुम्हें निकालना है, मेहनत तुम्हें करना है ना, ये चीज़ है। क्योंकि मैंने सिखाने की जिम्मेदारी ली है, मैंने एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, एग्जाम निकालना आपके हाथ में है। बच्चा इतने ग्रुप में 100 बच्चे हैं, सबके थोड़ी निकलेंगे, लेकिन 10-15 के निकलेंगे भी, देखो तो किस तरह से है, तो डिपेंड करता है जो जितना वर्क कर रहा है उसका निकलेगा, तो ये थोड़ी डिपेंड कर रहा है कौन कितना, मतलब मैं कितना करवा रहा हूँ, वो तो सबके लिए वही चीज़ें हैं जिसको जितनी नीड है और जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी की लिमिटेशन है, तो उतना ही जितना मैं कर सकता हूँ वही करूँगा। ठीक है, तभी यही स्टॉप करते हैं, बाकी 11 से 12 डाउट क्लास वहाँ पूछ सकते हो, कल फिर क्लास अभी यही चलेगी, तो मिलते हैं, अभी नेक्स्ट बैच का टाइम है। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।